हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव एट ए नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है, इसी का कुछ रिमेनिंग पार्ट है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी लास्ट लेक्चर में हमने दो टर्म डेराइव की थी, एक तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये है इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ मीडिया 1 एंड मीडिया 2, है ना, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n2 प्लस n1। ठीक है, एंड ये है इसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इक्वल टू 2 n2 ईटा 2 डिवाइड बाई ईटा 2 प्लस ईटा 1। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टीज है, अगर जो आपका मीडियम 1 इज ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना, लॉसलेस है। लॉसलेस केस में क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। तो इस केस में क्या होगा कि सिग्मा 1 इक्वल टू जीरो हो गया, है ना। और मीडिया 2 इज परफेक्ट कंडक्टर है। इस केस में क्या होगा, आपका सिग्मा 2 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, यानी कि हाईली कंडक्टिव मटेरियल्स है ना, इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी। इस केस में क्या होगा, ईटा 2 की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ईटा 2 बेसिकली ईटा जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होता है प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी, है ना। अगर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो रही है, 1 बाई कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो रही है, तो आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या होगा, जीरो होगा, है ना, फॉर मीडिया 2 के लिए। इस केस में अगर हम इसमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट अप करेंगे, ईटा 2 इक्वल टू जीरो, ईटा 2 इक्वल टू जीरो, देन रिमेन टर्म बनेगी माइनस ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 1। सो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी आपकी इक्वल टू -1। ठीक है, इस केस में, है ना। सो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी -1, है ना। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपका फर्स्ट कोई डायलेक्ट्रिक मीडिया है, फर्स्ट लेयर, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली, है ना। अगर ये पहला जो फर्स्ट वाला जो मीडिया है वो आपका डायलेक्ट्रिक है, लॉसलेस डायलेक्ट्रिक। सेकंड वाला है आपका कंडक्टिव, यानी कि कोई मेटल का कंप्लीटली मेटल से बिलो फिलअप किया हुआ आपका कोई एरिया है ना। अगर आप किसी फर्स्ट मीडिया में डायलेक्ट्रिक लॉसलेस डायलेक्ट्रिक मीडिया में कोई वेव इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, है ना, तो क्या होगा, आपकी जो वेव होगी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि आपका कोई वेव इंसिडेंट हो रहा है इस पर, वो कंप्लीटली वापस बैक की तरफ आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जो ट्रांसमिशन वेव वो होगी जीरो होगी, यानी कि आपकी कोई वेव इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, यानी कि मेटल के अंदर। ठीक है, मेटल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, तो यानी कि पूरी कंप्लीटली होती है, कंप्लीटली दोनों वेव, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव मिलकर आपका एक वेव बनेगी, उसको बोलते हैं स्टर्निंग वेव, है ना। स्टर्निंग वेव क्या करेगी, प्रोपोगेट नहीं करेगी, है ना, बेसिकली एक जगह वाइब्रेट करती रहेगी, है ना। तो this should be expected because the field is perfectly conductor must vanish, so there can be no transmitted waves, यानी कि E2 इक्वल टू जीरो होगा। The total reflected wave combined with the incident wave to form a standing wave. Standing wave stands and does not travels, है ना। It consists of the two traveling waves EI and ER. EI incident wave and ER a reflected wave of equal amplitude but in opposite directions. Okay, so combine equation, ये इक्वेशन लिख रहे हैं हम, जो कंबाइन इक्वेशन है ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव का। सो इंसिडेंट का एंड रिफ्लेक्टेड वेव का इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट। सो ये जो टर्म है आपका इंसिडेंट वेव का, है ना, और ये वाला है अपना रिफ्लेक्टेड वेव का। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इंसिडेंट वेव के लिए जेड ये जो टर्म होगा वो नेगेटिव रहेगा, एंड रिफ्लेक्टेड वेव के लिए ये टर्म होगा पॉजिटिव रहेगा, है ना। और जिसका जो पोलराइजेशन है टोटल वेव का वो है एक्स डायरेक्शन में,
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। और ये ऑलरेडी है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है ना। इस केस में सिग्मा 1 इक्वल टू कनेक्टिविटी 1 इक्वल टू 0 एंड अल्फा यानी कि लॉसलेस कंसिडर किया हुआ है डायलेक्ट्रिक मटेरियल 1 वाला, है ना। और इस केस में क्या होगा, गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा क्या है अपना प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक है। सो अल्फा की वैल्यू 0 है तो रिमेनिंग जो टर्म रहेगा आपका जे बीटा रहेगा, है ना। तो ये वैल्यू हमने इसमें पुटअप करेंगे तो ये इक्वेशन, इसकी इक्वेशन की वैल्यू होगी ES1, है ना, इक्वल टू माइनस आई नॉट मल्टीप्लाई बाई जे मल्टीप्लाई ई पावर जे बीटा 1 जे माइनस ई द पावर माइनस जे बीटा 1 जे, है ना। ये इसकी टर्म होगी और इसको आप सोल्व आउट करोगे तो फाइनल जो टर्म आएगी आपकी ये वाली आएगी -2 जे ई आई नॉट साइन बीटा 1 जेड एक्स, है ना। अगर अपन ने इसका रियल पार्ट कैलकुलेट किया, है ना, रियल पार्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या, रियल पार्ट और इसको टाइम डोमेन में लिया हमने, है ना, E1 और ई जेड ओमेगा टी, तो जो टर्म आएगी आपकी ये टर्म आएगी, है ना, 2 जे आई नॉट साइन बीटा 1 जेड साइन ओमेगा टी एक्स, है ना। तो ये जो टर्म आ रही है आपकी है डिस्टेंस एंड टाइम दोनों के टर्म में आ रही है, ओके। सिमिलरली ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया फॉर मीडिया 1 के लिए। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर मीडिया 1, है ना। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने एक स्केच किया, है ना, विथ sketch the standing wave for t is time equal to 0, t by 8, t by 4, 3t by 8 and 2t by 2, है ना। इसके लिए हमने कैलकुलेट करके ये अपने एक ड्रॉ किया, वेव फॉर्म ड्रॉ किया, है ना। ये अलग अलग टाइम के लिए किया, जैसे 2 के लिए देखो टाइम t के टी, इसके लिए 2 इक्वेशन, यानी कि ये जो सॉलिड लाइन बता रहा है आपका, ये सॉलिड लाइन बता रहा है, ये आपका ये z इक्वल टू 0 पे ये आपका बाउंड्री है, ये पूरा मेटल से फिलअप किया हुआ है ना। कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है और ये आपका डायलेक्ट्रिक है विथ लॉसलेस है, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या है 0, है ना। तो ये क्या है, इसमें जो सॉलिड वेव है ये आपका शो कर रही है इंसिडेंट वेव, है ना, और ये डैश डैश जो वेव शो कर रही है आपकी रिफ्लेक्टेड वेव, है ना। तो ये दोनों वेव मिलके, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ना, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों मिलके क्या होगा आपका, ये एक स्टैंडिंग वेव बन रही है, यानी कि ये पूरा लोब जो बन रहा है ये वाला, इसको बोलता है स्टैंडिंग वेव। और ये स्टैंडिंग वेव हमेशा स्टेबल रहती है, नॉट ट्रेवलिंग, यानी कि ये ट्रेवल नहीं करेगी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में कोई ट्रेवल नहीं करेगी, ये जो लोब बन रहा है वो स्टेबल रहेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, ठीक है। एक केस और है, व्हेन द मीडिया 1 एंड मीडिया 2 बोथ लॉसलेस, है ना। वी है अनदर स्पेसिफिक केस व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बोथ की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू आपकी 0 है ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में इफ द ईटा 2 ग्रेटर देन ईटा 1, यानी कि जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है वो मीडिया 2 का ग्रेटर देन मीडिया 1 से, है ना। इस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, है ना। इस केस में क्या होगा कि दोनों डायलेक्ट्रिक मीडिया है ना, एक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है और दूसरों का कम है ना। इस केस में क्या होगा कि वेव ट्रांसमिट भी करेगी और रिफ्लेक्ट भी करेगी। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया है, उसका हमने डिराइव भी किया है, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ईटा एक इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 वाला मैक्सिमम होगा, उसके लिए क्या होगा, जे बीटा 1 जेड मैक्सिमम इक्वल टू n पाई। इसके इस टर्म में हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू
इक्वल टू माइनस एन पाई बाई बीटा वन इक्वल टू माइनस एन लेमड़ा वन बाई टू, ईटा एन इक्वल टू क्या है 0 1 2 3 सो एन है ना। और मिनिमम के लिए पुटअप करेंगे माइनस जे बीटा वन जे मिनिमम 2n प्लस वन पाई बाई टू। तो इससे हम इसकी मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको पुटअप करते हैं, यानी कि कौन सी लोकेशन पे आपका जेड की कौन सी लोकेशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम मिलेगा, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैक्सिमम के लिए वो लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि पता चलेगा अपन को किस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, ये सेकंड केस सेकंड है। अगर इसकी वैल्यू है ईटा वन की ईटा टू की वैल्यू लेस देन ईटा वन है, इस केस में आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी लेस देन वन होगा, लेस देन जीरो होगा, है ना। और हम ईटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है या मिनिमम है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम है मिनिमम कंपोनेंट, या मैग्नेटिक फील्ड का मिनिमम या मैक्सिमम कंपोनेंट से हम स्टैंडिंग वेव रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टैंडिंग वेव रेशियो का जो डेफिनेशन है, जो स्टैंडिंग वेव द रेशियो ऑफ मैक्सिमा इलेक्ट्रिक फील्ड टू मिनिमा इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड टू मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसको इन टर्म में भी लिख सकते हैं अपन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के टर्म में, वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिवाइड बाय वन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस टर्म में भी आपका ये एक जो टर्म बता रहा है, और आप इसको आपको अगर स्टैंडिंग वेव रेशियो दिया हो तो इससे आप रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो होगा आपका एस माइनस वन डिवाइड बाई एस प्लस वन। ठीक है, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है द मैग्नीट्यूड जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा वो लेस देन या इक्वल टू वन होता है ना। इन स्टैंडिंग वेव रेशियो की वैल्यू होगी वन टू इनफाइनाइट। अगर आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो वन हो रहा है तो आपकी कंप्लीटली वेव ट्रांसमिट हो रही है। आपका स्टैंडिंग वैल्यू की अगर इनफाइनाइट हो रहा है तो आपकी कंप्लीटली वेव रिफ्लेक्टेड हो रही है ना। इसको स्टैंडिंग वेव को हम इन टर्म ऑफ द डीबी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डीबी में होगा 10 log एस, है ना। एस की जो भी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको जो टर्म मिलेगी वो आपको डीबी में मिलेगी। ठीक है।